बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी तनाज़ात में ख़ात्मे की बजाय आए रोज़ मज़ीद शिद्दत देखने में आ रही है। कोई मामला भी सुलझता नहीं, बल्कि आगे मज़ीद सियासी, कानूनी और आइनी बहरानों को जन्म देता है। और इस तमाम तर सियासी महाजराई और अदम इस्तेहकाम का बराह रास्त असर मुल्की मईशत, डॉलर की बेकाबू कीमत पर पड़ता है जिसका खमियाजा महंगाई की डसी अवाम को भुगतना पड़ता है। बदकिस्मती से जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, सिर्फ झूठे आसरे और दीमक ज़दा बैसाखियों पर खड़े खोखले नारे इस कौम की किस्मत बन गए हैं। आइन और कानून की हुक्मरानी तो शायद इस मुल्क में अब नाम की भी नहीं है। कल तहरीक इंसाफ के सदर और पंजाब के 2 मरतबा के वज़ीर आला परवेज़ इलाही को लाहौर हाई कोर्ट के गिरफ्तार ना करने के वाज़ेह अहकामात के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के हुक्म पर 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया। और लाहौर हाई कोर्ट समेत पूरे मुल्क ने यह अफसोसनाक मनाजिर देखे, जिसको देख कर इस निज़ाम पर अफसोस और शर्मिंदगी का एहसास शिद्दत से हुआ। इस निज़ाम की बदकिस्मती देखें कि वो तमाम कानून नाफिज करने वाले अफसरान जो उनकी हिफाजत पर मामूर थे, वो बादज़ां उनकी गिरफ्तारी को जस्टिफाई कर रहे थे। याद रहे, इन तमाम मुहाफ़िज़ों ने आइन और कानून की हिफाजत का हल्फ उठाए हुए हैं। परवेज़ इलाही पिछले कई महीनों से मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तार और नज़रबंद रहे। कभी FIA तो कभी नैब केसेस में गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब दूसरी बार परवेज़ इलाही को 3 MPO के तहत 15 दिनों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। इस इक़दाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चैलेंज भी कर दिया गया है। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को कानूनी माहिरीन ने मशवरा दिया है कि वो अभी भी आइनी तौर पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने के मजाज हैं और वो किसी भी वक्त नवंबर में इलेक्शन कराने का ऐलान कर सकते हैं। और उन्हें इस अमल से रोकने के लिए कल ऐवान सदर में कुछ अहम मुलाकातें भी हुई। इसके साथ साथ मुल्क भर में बिजली के ज़ायद बिलों और अवामी एहतजाज शिद्दत पकड़ता जा रहा है। क्या महंगाई का तूफ़ान सियासी अशराफिया की बेहसी अवामी इनकलाब का बायस बन सकते हैं? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे और मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है नज़ीर लगारी साहब ने, वन ऑफ द वेरी वेल रिनाउंड सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अरसलान खालिद मेरे साथ हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लगारी साहब, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। अदालतें अहकामात जारी करती हैं, उसके बावजूद जिस तरह परवेज़ इलाही को एक मजिस्ट्रेट के अहकामात पर, जो इस्लामाबाद का दारुल हुकूमत का मजिस्ट्रेट है, उसके अहकामात के ऊपर गिरफ्तार किया जाता है और जिस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और किसको ये मैसेज दिया जा रहा है? मेरे ख्याल में बहुत वाज़ेह है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हमें ढकी छुपी लगे। जो कुछ गुज़श्ता 1.5 साल में हो रहा है या जो कुछ पिछले 3.5 साल में और सारे के सारे मिलाकर 5 साल में हुआ है, वो पाकिस्तान की तारीख का अनोखा, बहुत ही अनोखा एक सिलसिला है जो चल रहा है। और पाकिस्तान ऐसे तमाशों के बारे में बनाया नहीं गया था, ना हमने ऐसे तमाशों के बारे में सोचा था। जिस तरह पूरा तमाशा करके 5 साल पहले एक लाडले को लाने के लिए तमाम कवानीन, तमाम जवाबे, तमाम दस्तूर की तमाम शिकों को बाला ताक रखते हुए लाया गया और फिर इस मुल्क पर मुसलत किया गया और जिस तरह उसे चलाया गया, फिर उसके बाद जो PDM को लाया गया, जिस तरह से उसने बर्बाद कुन जो है अपनी कारकर्दगी दिखाई है, जिसने और ज़्यादा मसाइल पैदा किए। इन सारे मसाइल में एक मसला खुद इनका पैदा करता था जो गिरफ्तार हुए, जिनकी गिरफ्तारी की हम मजम्मत करते हैं, बहुत शदीद मजम्मत करते हैं। जिस तरह से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार किया गया, उनके साथ जो तौहीन आमेज़ रवैया अख्तियार किया गया, उन्हें जिस तरह से घसीटा गया, उन्हें जिस तरह से गाड़ी से बाहर निकाला गया, जिस तरह से DIG ने छलांग मारकर बाहर जाकर उनकी गिरफ्तारी की राह हमवार किया, सारे का सारा अमल अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक है। और ये हमारी रियासत के लिए भी और हमारे रियाया के लिए भी और हम जैसे आम लोगों के लिए भी बायस शर्म है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें इसके पैदा होने में एक बड़ा हाथ खुद जनाब परवेज़ इलाही साहब का है। उन्होंने अपने बेटे के दबाव पर, अपने बेटे के कहने पर, अपने बेटे की हर धर्मी की बुनियाद पर एक ऐसी कश्ती में पैर रख दिया जो डूब रही थी और जो सब देख रहे थे डूब रही है। और फिर उसके बाद
उनके साथ जो कुछ हो रहा है, मैं तो ये समझ रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ कि वो तो इस सारी सूरत हाल से बैक होने को तैयार हैं और वो इस सारी सूरत हाल में बहुत परेशान भी हैं, लेकिन अब माफ़ करने के लिए शर्त ये लगाई जा रही है कि वो अपने बेटे को बुलवाएं और यहाँ पेश करें। ये शायद उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, और अगर बुलवाएं भी तो मोने सिराई कौन सा वापस आने वाले हैं और आकर जो है वो आराम से गिरफ्तारी देंगे या आकर वो सारी मुश्किलें। बिल्कुल सही। अच्छा अरसलान, आपकी तरफ में आता हूँ, ज़रा दो सिनेरियो हैं और इस पे मैं आपका तज्जिया भी चाहूँगा। एक, जिस तरह अभी नज़ीर लगारी साहब फरमा रहे हैं, एक डूबती कश्ती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके बारे में कहा जाता है जी डूब रही है, और इसके अंदर परवेज़ इलाही साहब को धकेल दिया गया कर्टसी मोनस इलाही। आज मोनस इलाही बाहर है, स्पेन में है मेरे ख्याल में, और उनके वालिद यहाँ पर जिस तरह उनको मैन हैंडल किया जा रहा है और जिस तरह गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, एक ये सिनेरियो है। और दूसरा सिनेरियो है हाई कोर्ट के ऑर्डर्स, अहकामात कि आप इनको घर छोड़ के आएँ। और ओडेसिटी देखें आप डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी की, कि वो बाद में जस्टिफाई कर रहा है कि जी हमने तो एलिटें भी साथ लगाई हुई थी और ये तो हम लेकर जा रहे थे। रास्ते में एक इस्लामाबाद का एसपी आया, उसने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर दिखाए और 3 एमपीओ के तहत वो उठा के ले गए। हम तो कानून की पासदारी कर रहे थे जो लाहौर हाई कोर्ट ने कही थी, लेकिन इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट ने अहकामात जारी किए और डीआईजी ऑपरेशन लाहौर से एक एसपी इस्लामाबाद का परवेज़ इलाही को ले गया। ये दो सिनेरियो को आप किस तरह देखते हैं? मंसूर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहले तो दूसरी जो बात आपने की है मैं उस पर कमेंट कर देता हूं। जिस तरह लगारी साहब ने भी कहा, ये तमाम तर मामलात जो हो रहे हैं, और वो मैं सिर्फ एक परवेज़ इलाही साहब की इस तरह से गिरफ्तारी नहीं, बाकी भी अदालतों के अहकामात मौजूद हैं और उसके बावजूद गिरफ्तारियां हैं, हत्ता कि बहुत हद तक फिर अदालत को इंटरवीन करना पड़ा। तो ये तमाम तर चीज़ें जो मावरा कानून हो रही हैं, उनकी तो मेरे ख्याल से हम सब मुजम्मत करते हैं। और फिर चूंकि मामला अदालत चला गया, सब जुडिस है, तो वहाँ पर भी अब देखेंगे कि इस मामले के हवाले से किस तरह से चीज़ें आगे चलती हैं। जो दूसरी बात आपने कही, मैं नज़ीर लगारी साहब हमारे इंतहाई सीनियर और मोहतरम हैं, हमारे उस्तादों का दर्जा रखते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ ये बात ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जब परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे या उस कश्ती में थे, तो तब किसी को ये नजर नहीं आ रहा था कि ये कश्ती डूबती हुई कश्ती है या ये बहुत जल्द डूब जाए। ट्रू हम तासुर था, और इट्स अ फैक्ट कि गवर्नमेंट से जाने के बाद जो गवर्नमेंट में पॉपुलैरिटी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो बहुत कम हो चुकी थी, और गवर्नमेंट से जाने के बाद बड़े कमाल तरीके से एक नैरेटिव बनाया गया था, एक बयानिया घड़ा गया था जो कि गो के झूठ पर मबनी था, लेकिन उस बयानिए की बुनियाद पर हमने ये देखा कि पॉपुलैरिटी उनको मिल रही थी, तो बज़ाहिर लग रहा था कि वो एक पॉपुलर जमात है। तभी वो बार बार जल्दी इंतखाबात, फौरन इंतखाबात, असम्बलियां तोड़ने की तरफ जा रहे थे कि हम दोबारा ज्यादा स्ट्रेंथ से वापस आएंगे। तो परवेज़ इलाही साहब तो वो देख रहे थे, वो तो पंजाब देख रहे थे, जो डील हमारे पास इतलात हैं जो चेयरमैन पीटीआई के साथ करनी हुई थी, तो वो तो उनकी प्लानिंग वो थी, उनके साहबजादे की प्लानिंग भी वो थी। फिर अचानक 9 मई होता है और फिर तमाम तर चीजें आती हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से वहां पर उनसे जो जजमेंट है ना, उनकी थोड़ी सी गलत हो गई, और वो अक्सर हो जाया करती है। अदरवाइज बड़े मंजे हुए चौधरी बरादरान और चौधरी परवेज़ इलाही बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, वो गलती कर गए, वो उसी तरह वो गलती कर गए जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बहुत सारे लोग, आपको पता है उनके रवैये क्या थे, वो अपने आप को क्या समझ रहे थे जब इक़्तिदार में थे, जब इक़्तिदार से गए भी, और वो समझते थे कि वो पब्लिक सपोर्ट को एंजॉय करते हैं और दे वर रेडी कि उन्होंने बड़ी पावर से वापस आना है। लेकिन 9 मई एक ऐसा दिन था जिसने तमाम तर चीज़ें बदल दी हैं, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को रियलाइजेशन भी हुई कि वो कहाँ पर गलत थे, और गलत इस हद तक थे कि वो रियासत से टकराने चले थे, वो रियासती इदारे जाने चले थे। मेरे ख्याल से ये उसका खमियाजा है, और उसमें कहीं ना कहीं चूंकि परवेज़ इलाही साथ थे तो वो चीज़ भुगत रहे हैं। अब अगर देखा जाए कि कानून और आइन के मुताबिक क्या होता है, तो फिर तो एक सियासी जमात और एक शहरी को भी बहुत सारी चीज़ें कानून और आइन के दायरे में करनी चाहिए। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर सिर्फ इतना होगा कि जब नहीं की गई एक मखसूस जमात की तरफ से, उसने कहा कि हम रियासत से टकरा जाएंगे, हम रियासत को बंद कर देंगे, तो फिर अब ख्याल से वो मावराए कानून और आइन गए, बाकी काम भी अब उसी तरह हो रहे हैं और ये सब भुगत रहे हैं। ठीक। अच्छा लगारी साहब, ये तो एक पॉइंट फर्निश्ड है ना जी, ये तो हम सबको पता है कि ये सब कुछ हुआ। मेरा इस वक्त सवाल ये है कि परवेज़ इलाही साहब जो मेरे ख्याल में 70+ के बेयर मिनिमम होंगे, जिस तरह अब उनसे मुझे नहीं पता कि उन्होंने कौन सा एज अ सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे जलसे जुलूस या ऐसी स्टेटमेंट्स भी दी। ही वॉज ऑलवेज द ब्लू आइड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन आज सिर्फ इसलिए
कि उनका बेटा इन्वॉल्व या उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, ये चीज़ दुरुस्त है? सियासत ही इस पर हो रही है या इसके अलावा कुछ मैसेज ऐसा दिया जा रहा है कि इफ़ यू विल नॉट डू इट तो आप फिर अंदर ही रहेंगे चाहे जो मर्जी फैसले होते रहे? एक तो ये कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता है, एक तो ये कि सिस्टम के सीने में दिल नहीं होता है। सिस्टम कभी भी जज्बात से फैसले नहीं करता है, वो अपने मफाद के तहत फैसले करता है या अपने दायरों में फैसला करता है। वो अपने दायरे से बाहर जाकर फैसले नहीं करता, वो अपनी मर्जी के फैसले करता है, अपनी मर्जी से बाहर के फैसले नहीं करता। सिस्टम का मसला ये है कि उसको चैलेंज किया गया। सिस्टम का मसला ये है कि उसे ऐसे लोगों ने चैलेंज किया जो उनके बिलो आइड बॉय थे। एग्जैक्टली। को ऐसे लोगों ने चैलेंज किया जिनके बारे में ये तवक्को नहीं थी। सिस्टम को ऐसे लोगों ने चैलेंज किया जिनको पाला पोसा परवान चढ़ाया गया, जिनके लिए गमले लगाए गए, जिनके लिए पनीरी लगाई गई, जिनको नर्सरियों में पाला गया, उसका पानी का, खाद का, हर चीज का ख्याल रखा गया और उन्हें परवान चढ़ाकर ये पिछले के पूरे चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी ज़हूर इलाही, इनके खुद चौधरी परवेज इलाही के वाले चौधरी मंजूर इलाही और उनका पूरा खानदान एक अरसे से एस्टेब्लिशमेंट का इलाही चला आ रहा है। ठीक। और जब इसी खानदान के लोग, इसी तरह से पले हुए लोग जब पीछ कर लें उसे और सिस्टम को देखने से इनकार कर दें और उस कुछ देर की एक पॉपुलरिटी को समझें कि जनाब अब हम बहुत ज़्यादा प्रवास करेंगे और हम हर चीज़ को पामाल करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सिस्टम इतना कमज़ोर नहीं हुआ है कि वो चौधरी परवेज इलाही, चौधरी मुनीस इलाही, इमरान खान या ऐसे लोगों के पांव तले रौंदा जा सके। ठीक नहीं, लेकिन कभी भी। और शख्सियत की कोई अहमियत नहीं होती है। बिल्कुल ठीक। मासेस की अहमियत होती है। जब मासेस सड़कों पर घरों की तरफ वापस जाने से इनकार कर देते हैं तब ये सूरत हाल पैदा हुई है। ऐसी तो कोई सूरत हाल मौजूद ही नहीं है। लेकिन लखारी साहब बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन मैं अब जरा इसी चीज को जो आप कह रहे हैं इसको थोड़ा सा अगर मैं आगे लेकर जाऊं, सिस्टम ने पहली दफा नहीं पाला, सिस्टम ने पहली दफा नहीं पोसा, सिस्टम ने पहली दफा नर्सरीज नहीं बनाई, सिस्टम को रीसेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिनको ये पालते पोसते पॉपुलैरिटी के इन लेवल्स पर लेकर जाते हैं उसके बाद वो सिस्टम के साथ ही रिएक्टिव हो जाते हैं, तो सिस्टम अपने आप को रीसेट कर ले। इस पर आपका क्या राय है? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की है और सिस्टम को इन तमाम चीजों के बारे में सोचना चाहिए। मैंने फिर पहले अर्ज किया था कि सिस्टम के सीने में दिल नहीं होता और सिस्टम की अपनी अनाएं होती हैं, सिस्टम का अपना सिस्टम होता है और सिस्टम इन चीजों को कंसीडर ही नहीं करता है। वो सुबह को अगर शाम कहे तो फिर कभी सुबह नहीं कहता, उसको शाम ही कहता है, और अगर शाम को सुबह कहे तो उस पर कायम रहता है और उसके अंदर ताकत का उनसुर जो होता है वो उसको हर चीज को जायज समझने पर वो करता है, मायल करता है और वो अपने आप को समझते हैं कि हम हर कीमत पर जायज हैं। और जो बाज दफा इसको कोई चीज अगर चैलेंज करती है तो अवाम की ताकत है। इस वक्त अवाम की ताकत ऐसी नहीं है कि जनाब इन्होंने टेस्ट करके देख लिया, इन्होंने टेस्ट करके देख लिया। 9 मई इस मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया था और कभी भी कोई भी रियासत चाहे कितनी बनाना स्टेट ही क्यों ना हो ऐसी सूरत हाल को कबूल नहीं करती। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आ गया बिल्कुल। बल्कि इसी दौरान हमें इकबाल कासिम साहब एक्स चीफ सिलेक्टर पीसीबी हमें ज्वाइन किया। आज पाकिस्तान का मैच भी हो रहा है और वो वाला मैच जिसको देखने पूरी दुनिया अगर मैं कहूँ कि फोकस्ड है तो वो गलत नहीं होगा। श्रीलंका में मैच हो रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इस वक्त ब्रेक हुई है और टारगेट जो दिया है इंडिया ने पाकिस्तान को वो 267 टू विन है और बहुत ही अच्छी आज पहले बॉलिंग की गई अर्ली फेस के अंदर, उसके बाद मिड में एक कंटिन्यू की हुई एक जो इनकी पार्टनरशिप थी अराउंड 150 की और उसके बाद जो लास्ट पोर्शन था उसके अंदर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। इकबाल कासिम साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर सबसे पहले मुझे फरमाइएगा आज का मैच श्रीलंका में कैसे देखा है आपने इस मैच को? अभी जो फर्स्ट इनिंग्स हुई है इस वक्त ब्रेक है, बारिश हो रही है वहां पर, सो बारिश का अगर मैं कहूँ वक्फा हुआ है तो गलत नहीं होगा, कैसे देख रहे हैं आप इसको? मेरा ख्याल है देखिए मैच तो बड़ा दिलचस्प है। ये कोई किसी भी साइड को ये नहीं कह सकता कि ये एब्सोल्युटली कि इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया ने एक टारगेट सेट करके दिया है 266 का और उसको अचीव करना है। अब ऑब्वियसली बात है कि वो डिफेंड करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे अचीव करने की।
तो अभी इस वक्त इशू ये है कि बारिश जो है वो डिस्टर्ब कर रही है बार बार, और जिसकी वजह से सुबह भी मैच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था। मगर ये है कि ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा प्रेशर पड़ गया है, ठीक। रन थोड़े से ज़्यादा हो गए क्योंकि शुरू के अंदर हमने कंट्रोल कर लिया था। हमारे जो शाहीन और नसीम और हारिस जो थे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और इंडिया को अंडर प्रेशर कर दिया। और एक स्टेज पर ऐसा लग रहा था कि हम अगर एक आध विकेट और जल्दी जल्दी ले लेंगे तो शायद ये इंडिया इतना लंबा स्कोर नहीं कर सकेगी। मगर आई थिंक क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उनके पांडे और ये जो किशन था उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की इन्होंने। यानी ये कोई पैनिक नहीं हुए, किसी किस्म का उन्होंने कोई जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया। और थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हमारी फील्डिंग स्लॉपी थी बहुत तरह, उसमें सिंगल्स डबल्स जो है ना वो रन हम रोकने में नाकाम रहे, ठीक। जिसकी वजह से थोड़ा सा इसको 10 से 20 रन जो है वो एक्स्ट्रा बन गया। कोई बॉलिंग की और फील्ड प्लेसिंग की भी थोड़ी सी मुझे ऐसा लगा कि ये कमी थी, प्रॉपर नहीं थे। बाबर को थोड़ा सा जरूरत है इन चीज़ों को लास्ट ओवर में, खासतौर पे आखिरी ओवर में तो फील्डर्स को आपको थोड़ा सा पीछे रखना पड़ता है मिड ऑन मिड ऑफ पे। कितना ही अच्छा से अच्छा बॉलर क्यों ना हो, वो जब आप लास्ट ओवर में आते हैं तो बैट्समैन की पूरी कोशिश होती है कि वो हिट आउट या गेट आउट वाला काम करे। ठीक। अच्छा इकबाल कासिम साहब, एक और चीज मुझे जरा बताइएगा। बारिश तो अब रुक गई है, कवर्स हटाए जा रही हैं, पिच के ऊपर जरा मुझे अपना व्यू दीजिएगा क्योंकि उसको लेकर भी थोड़ी सी एम्बिग्विटी है एंड आई एग्री ऑन दैट। 20 से 25 रन एक्स्ट्रा मिले, सो बाबर आजम को अगर आप इस वक्त एडवाइस करें तो व्हाट विल यू डू? और पिच को लेकर एक थोड़ी सी सिचुएशन जिसको आप अभी पहले फरमा रहे हैं प्रेशराइज शायद इस वक्त पाकिस्तान हो, लेकिन ओवरऑल आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे जी? देखिए इस पिच जो है ना वो आपने देखा होगा कि पिच जो है उसका पेस स्लो है, गेंद स्लो निकलता है पिच से, और जिसकी वजह से हमारी जो फास्ट बॉलर्स है शुरू में बिल्कुल फ्रेश पिच थी तो थोड़ा बहुत बॉल का मूवमेंट था तो उसका बेनिफिट उठाया शाहीन ने भी, और स्पीड भी थोड़ी सी बेहतर थी, हाइट भी गेंद पकड़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया गेंद जो है वो उसका पेस स्लो होता गया और वो पिच का पेस स्लो हो गया, और जिसकी वजह से बैट्समैन को खेलने में आसानी रही। तो एक किस्म का आप ये कह सकते हैं कि बैट्समैन को एडवांटेज मिला है इस विकेट के ऊपर। और स्पिनर्स जो है हमारे, ऑब्वियसली बात है हमारे पास क्वालिटी स्पिन बॉलिंग नहीं है, ये सब पार्ट टाइमर्स हैं। और मेरे हिसाब से शादाब जो है वो राइट आर्म लेग स्पिनर के साथ साथ वो अब ऑलराउंडर बन गए। तो मैं मतलब मेरी जाती राय ये होगी कि अब नवाज की जगह पर शादाब को फिट इन होना चाहिए, और नवाज की जगह पर जो है वो जो दूसरा लड़का कोई राइट आर्म लेग स्पिनर अच्छा सा अबरार है या उसामा है या जो भी अच्छा बॉलिंग कर रहा हो, एक विकेट टेकिंग बॉलर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पार्ट टाइम से आप बड़े टीमों के खिलाफ मैच में कामयाबी नहीं मिल सकती। जैसे फास्ट बॉलिंग में आपने बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हमारे पाकिस्तान के इस वक्त हैं, जी जी, ऐसे ही हमारे पास एक आध स्पिनर अच्छा क्वालिटी स्पिनर आ जाए तो हमारी बॉलिंग इस तरह थोड़ी अच्छी हो जाए। ठीक। इकबाल साहब यही वजह है कि शाहीन अफरीदी का हम देख रहे थे 4 विकेट्स उन्होंने ली, नसीम शाह ने 4 ली, हारिस रऊफ ने 3 ली, नसीम शाह ने भी 3 ली, और किसी भी स्पिनर ने कोई विकेट नहीं ली। सो आप इसको जिस तरह आपने पहला वर्ड इस्तेमाल किया पार्ट टाइमर्स, डू यू रियली बिलीव इन दैट कि पार्ट टाइमर्स है और दैट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड? ये डेफिनेटली, ये देखिए ये बात मेरी जो है शायद कड़ी थोड़ी सी लगे, मगर ये फैक्ट है कि इस वक्त जो बॉलर मेरे पास हमारे पास हैं, तो देखिए ना वो आगा जो है उसको आपने 4 ओवर करा है, हमें ट्रस्ट नहीं है ना इसका मतलब। अच्छा दूसरी बात ये नवाज जो है उसने 8-9 ओवर किए मगर कोई इसको खातिर का कामयाबी नहीं हुई, और वो कोई इम्प्रेसिव बॉलिंग भी नहीं थी, सच्ची बात ये। शादाब जो है राइट आर्म लेग स्पिनर जैसे शुरू में आए थे उसके बाद से वो बैटिंग पे, क्योंकि अब बहुत बैटिंग ऑलराउंडर के हिस्से से बॉलिंग ऑलराउंडर के हिस्से से खेलते हैं तो वो पार्ट टाइम बॉलिंग अच्छी 2-3 ओवर अच्छे करते हैं, फिर उनको मिसिंग हो जाती है। तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि शादाब शुड बी सिलेक्टेड एज ए ऑलराउंडर, और नवाज या दूसरी एक जगह बनाई जाए और उसमें क्वालिटी स्पिनर कोई नया ढूंढा जाए जो
5-10 और करने की खास सलाहियत रखता हूँ। लास्ट मुझे जरा कमेंट दीजिएगा, 267 रीचेबल है? यस डेफिनेटली, ऐसी कोई इंशाल्लाह। बात नहीं है। 5.5 रन के एवरेज से, अगर आप 5 रन के एवरेज से खेलें, ठीक। आप देखिए जल्दबाजी फखर से मुझे थोड़ी सी डर लगता है क्योंकि वो खुला खेलते हैं, वो चांस देते हैं बॉलर्स को। ऐसे बिल्कुल ठीक है ना। और इमरान जो है वो ठीक है, अपना वो चलते हैं। और फिर उसके बाद बाबर है, फिर रिजवान है, तो इफ्तिखार ने भी पिछले दिनों 100 किया है। आई थिंक दिस इज द टाइम दैट दे शुड स्टैंड अप और ये टेक ओवर करें। अब बाबर जो है वो अल्लाह करे कि इस मैच में भी रन करे, मगर ऐसी बात नहीं है कि ये देखिए आप सामने जो आपकी अपोजिशन ने बैटिंग की है ना, उसको इन लोगों को देखना चाहिए। बिल्कुल 4 आउट हो गए थे, इसके बावजूद वो कोई पैनिक बटन नहीं आया था। हमारा पैनिक हो जाता है, एग्री ऑन दैट। इकबाल काजी साहब बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो अरसलान खालिद और नज़ीर लगारी से सियासी जो हलचल पर बात करेंगे और ऐवान सदर में क्या हो रहा है, वहाँ पर से किस तरह के इशारे मिल रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन मेरे साथ हैं अरसलान खालिद और नज़ीर लगारी साहब। अरसलान आपकी तरफ में आता हूँ ज़रा। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को कानूनी माहिरीन ने मशवरा दिया है कि वो आइनी तौर पे इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं और कहा यह जा रहा है कि नवंबर की कोई वो डेट दे देंगे। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है वाने सदर में कोई बहुत अहम मुलाकात हुई है। इस सारी चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? इस्लामाबाद बैठे हैं, मैंने कहा आपको शायद आपके तो करीब है वाने सदर को, शायद आपको भी खबर आई हो। मंसूर वाने सदर ही करीब नहीं है, और भी बहुत जो आपने थोड़ा सा अगर कमेंट कर दूं, जो पहले आप लगारी साहब से कह रहे थे, उस पर जो मेरी बात है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। आपने कहा कि सिस्टम और नर्सरी, और मेरे ख्याल से इतलात मिली है ना, और जो बार बार अब कहा जा रहा है कि अब सिस्टम ने भी ये फैसला कर लिया है कि अब अपनी नर्सरी में मजीद कुछ नहीं लेके आना। एक्सीलेंट। ये आखिरी गलती थी जिसकी तरफ लगारी साहब इशारा कर जो उन्होंने की थी। उसके अलावा अब वो ये कह रहे हैं बार बार, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो कि उन्होंने फाइनली दे हैव लर्न्ड देयर लेसन और इस बात पर कायम रहें कि अब मजीद मत किसी को इस तरीके से लेके आए। अब सदर पाकिस्तान की जानिब आते हैं, वो एक अलग ही जोन में चल रहे हैं। आपने देखा इससे पहले क्या चल रहा है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्या चल रहा है, बातें क्या फैसला करती हैं, मरदमशुमारी का मामला है, नई हल्का बंदियों का मामला है, उनके दरमियान चीजें तय हो रही हैं। लेकिन सदर मुमलिकत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख देते हैं कि आया आप देर से मुशावरत करें। उससे पहले वो आपने बिल वाला मामला देखा, उन्होंने पूरी दुनिया में जगह सही हुई, उन्होंने कहा जी दस्तखत मेरे नहीं, मैंने नहीं किए, मुझे नहीं पता। जिस तरह भी पूरा का पूरा एक मामला बना और एक मजाक पूरी दुनिया में हमारा बना पाकिस्तान में। अब मेरे ख्याल से ये अगर इस तरह का कोई काम करते हैं या उनके जो मुशीर हैं या कोई इस तरह की बात करते हैं तो क्या होगा? सिंपली ये कि इलेक्शन कमीशन फिर को जब उन्होंने खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो जवाब आपके सामने है, उन्होंने क्या कहा। अब अगर वो इसी तरह अपने कहीं कोई एक तारीख दे देते हैं और फिर उनकी बात पर अमल दरामद नहीं होता और उसका भी कोई एक जवाब आ जाता है, तो वो ये ना सिर्फ अपने साथ गलत कर रहे हैं बल्कि वो जो सदर पाकिस्तान का मनसब है उसके साथ भी वो ज्यादती मुसलसल करते आ रहे हैं। और ये वायद एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमाई हैं जो कि जिन्होंने सदर का रोल प्ले किया। जब इनकी अपनी जमात भी हुकूमत में थी तो सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा इन्होंने तब भी पार्लियामान को इंपॉर्टेंस नहीं दी, और फिर जब ये नहीं है, अब ये एक वायद है जो इन ऑफिस रह गए हैं और मेरे ख्याल से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि सिस्टम में खराबियां पैदा की जाए, मामला को पेचीदा किया जाए, खराब किया जाए। और अगर ये ऐसी कोई वाकई काम ऐसा करते हैं कि कोई तारीख दे देते हैं तो कुछ भी नहीं होगा सिवाय इसके कि इनकी बात नहीं सुनी जाएगी और इस सदर पाकिस्तान के मनसब का मजाक उड़ेगा और उसको करने में ये लिखा जाएगा तारीख में कि आरिफ अलवी साहब थे जो पाकिस्तान के सदर थे जिन्होंने इस तरह के काम किए। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा लगारी साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। सदर साहब का जिस तरह भी पहले बात हो रही है, हमने इस पर पहले प्रोग्राम भी किया था लास्ट वीक में, सदर कहते हैं मैंने साइन नहीं किए और फिर साइन पता नहीं कहाँ से हो गए, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात अंदर आती है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सरेंडर कर दिया जाता है, अगला आता नहीं है। ये पूरी एक सूरत हाल है और अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर मुलाकात हुई है, उनको मशवरा कुछ दिया जा रहा है, लेकिन कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लोगों ने मुलाकात की है वहाँ पर सदर के साथ। तो ये किस तरफ आपको चीज़ें जाती नज़र आ रही हैं? सेटलमेंट होती अपेरेंटली नज़र नहीं आ रही, क्यों? असल में मुझे एक अरसे से एक ऐसे फर्मे की तलाश है जो इस तरह से
जहनों को और सोचों को ढालता है। पता नहीं वो कैसा फरमा होगा कि जो लोगों के एक जैसे दिमाग बना देता है और एक जैसी इलॉजिकल, गैर मंतकी, गैर सोच समझ की चीज़ें जो है वो सोचता भी है और करता भी है। और जो लॉजिक से जिसका कोई वास्ता नहीं होता है, जिसका दलील से कोई वास्ता नहीं होता है, जिसका कानून और आइन से कोई वास्ता नहीं होता है, वो एक ख़ास किस्म के माइंडसेट के साथ चीज़ों को एक ही अंदाज में देखता है और वो कहीं किसी भी जगह पर बैठा हो सोचने का अंदाज एक जैसा होगा। और हज़ार खराबियों के बावजूद अभी बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने आती हैं तो हम समझ लेते हैं कि यार अब इसकी तरफ से ये हरकत सामने आएगी। ठीक। अच्छा, ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि एक बहुत ही माकूल, बहुत ही एक, हम जानते हैं हमारे साथ उनका ताल्लुक भी रहा है, कि इस तरह की सोच वाले आदमी जो बहुत माकूलियत से सोचा भी करते थे एक ज़माने में, हमारे साथ होते थे, वो इस तरह के पागलपन का शिकार क्यों हो रहे हैं? क्या उनको पता नहीं है? क्या वो उनको हवा नज़र नहीं आती है? उनको चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं? भाई बात ये है कि कोई चीज़ भी आप कुछ भी कर लें, जब सिस्टम ये तय कर रहा है कि आपको इस रास्ते से नहीं जाना, ये रास्ता नहीं चलने का है, तो फिर आप उस रास्ते के लिए दोबारा जाएंगे तो या तो आपके अपने पाँव कांटों में लहूलुहान होंगे या आप अपना सर तोड़ेंगे और कोई चीज़ नहीं करेंगे। मतलब ये है कि कोई ऐसा रास्ता अख्तियार करने के लिए आपको वो होती है, आपको कोई सियासत आती है या आपकी कोई आप ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं कि जनाब मैं उस रास्ते तक पहुंचने के लिए ये रास्ता अख्तियार करता हूँ, ये पॉलिसी बनाता हूँ, ये मैं कांटेक्ट करता हूँ, इस तरह के राब्ते इस्टेब्लिशमेंट, और सीधे जाकर दीवार से सर टकराना है मैंने। और दीवार से सर टकराने का मतलब ये होगा अगर मैं उठूँ अभी दीवार से सर टकरा दूँ तो मेरा सर फट जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और ज़्यादा फट गया तो फिर उसमें से चांसेस ये भी हो जाएंगे कि नहीं, बंदा नहीं बचेगा। मसला ये है कि दीवारों से सर टकराने से अगर आपका ख्याल ये है कि आप अपनी मनमानी कर सकेंगे तो नहीं कर सकेंगे। ठीक। और उसका सिर्फ आपको आखिर में सदमे और अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल। जनाब आरिफ हकमी साहब जो हैं वो उस पूरे कबीले में शामिल हैं जिस कबीले के औसान खता हो चुके हैं, जिनके जहन दिमाग जवाब दे गए हैं, जिनके सोचने की सलाहियतें वो हो चुकी हैं, बिल्कुल महदूद हो चुके हैं, मसदूद हो चुकी हैं, और वो कोई चीज़ सोच समझ नहीं रहे हैं। उनको कोई एक चीज़ समझ में आ रही है और वो एक ख़ास माइंड सेट के साथ बैठे हुए हैं। और वो अगर आज़ाद हैं तो भी, अगर वो बाहर हैं तो भी, अगर वो किसी जेल में है, लाकअप में है तो भी, जहन एक जैसा सोचता है और वो सिर्फ ये होता है कि दीवार से जाकर साथ टकराया जाए। ओके, ठीक हो गया जी, अगर आपकी मर्जी है तो बेशक आप कर। पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अरसलान, हम लोग, आप भी प्रोग्राम्स करते हो, मैं भी करता हूँ, हम सारे इन चीज़ों को देखते हैं। अब जब से ये केयर टेकर सेटअप आया है, एक इल्ज़ामात तो खैर पहले से ही चल रहे थे जब से सियासतदान हैं और सियासत चलती रहेगी, लेकिन ये जो अना का बुत है ना, कल मैं ये बिजली प्राइसेस, पेट्रोल और जो बिल्स आ रहे हैं और इन सारों को लेकर जब बात हो रही थी तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पार्लियामेंटेरियंस, उस अना के बुत से ये लोग बाहर नहीं निकल रहे। वो आज भी ये कहते हैं, पीडीएम में जो थे वो कहते हैं जी सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछो, कहते हैं जी पिछलों ने जो कुछ किया वो सब नून और पीपल्स पार्टी ने किया। मेरे लिए इशू इस वक्त ना केयर टेकर सेटअप है, ना पीडीएम है, ना पीटीआई है। मेरे लिए इशू ये है कि एक आम आदमी की जिंदगी बदतर से बदतरीन हो चुकी है, इसको मजीद नहीं अब होना। मतलब इसके बाद आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, लेकिन जब ये लोग अवाम में अब जाएंगे तो ये क्या लेकर जाएंगे, कौन से बयानिए के साथ जाएंगे, और क्या यही अवाम अब इनका बयानिया दोबारा खरीदेगी? ये बड़ी एक आपने सिर्फ इशारा किया, एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है और यकीन मानिए कि मैं भी हर रोज इसी बात का जवाब अपने प्रोग्राम्स में भी तलाश करता हूँ। एक बड़ी अजीब ये मामला है कि आप देखें, ले में इस वक्त निगरान सेटअप पर तो आप डाल ही नहीं सकते। मैं तो जो मुसलसल 2-3-4 दिन से बात कर रहा हूँ ये कि ये तो जो प्राइसेस बढ़ा रहे हैं वो पेट्रोलियम की बात है। जी अरसलान की आवाज़ जी ज़रा डिस्कनेक्ट हुई है, अरसलान को कनेक्ट करते हैं दोबारा। जी नाउ जी अरसलान, नहीं कनेक्ट नहीं हुई। जी मंसूर, मैं ये कह रहा था जी ये रोज तलाश कर रहे हैं
मामला ये निगरान सेटअप पर आप ब्लेम नहीं डाल सकते। जो लेवी चार्जेस ये तय करके गए, जो मामलात IMF के साथ तय करके गए कि किस तरह पीरियडिकली हमने इजाफा करना है चीजों में, निगरान सेटअप नहीं कर रहा है। पर एक चीज जरूर है, जो निगरान वजीर आजम है हमारे काबिल एहतराम है, उनको अल्लाह ताला ने एक बड़े मनसब पर बिठाया है, उनके बयानात थोड़े से ना बाज़ औक़ात वो लोगों को अब चुपना शुरू हो गया, लोगों ने उन पर तनकीद करना शुरू कर दी है। वो उन्होंने जो लोग पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क जा रहे हैं, उन्होंने उनके हवाले से पहले एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट को लेकर मैंने देखा लोगों के सेंटिमेंट्स थे। फिर उन्होंने अभी ये जो प्राइसेस में इजाफा है इस पर उन्होंने कहा कि कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि ये मुजाहरे जो हैं वो बहुत आगे मामलात खराब हो जाएंगे। लेकिन आप आज देख लें कराची और बाकी शटर डाउन जिस तरह से हुआ है, और एक जमात की कॉल पे आम आदमी भी ही केम फॉरवर्ड और उसने भी उस प्रोटेस्ट में अपना हिस्सा डाला है। ब्लेम लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान की 75 साल का अलमिया ये है, और सियासत भी यही है। हर आने वाली जमात कहती है, हमने सुनते आए हैं और देखते आए हैं कि जी हमें खजाना खाली मिला था, मुल्क जो खालिया होने के करीब, और अब हमने बागदौड़ से ये दावे होते हैं। नॉट टू फॉरगेट कि कुछ चीजें जो बिल्कुल अगर अभी हम इन रीसेंट पास्ट को एनालाइज कर लें, ये रियलिटीज हैं कि एक जमात जो जब जा रही थी तो वो बहुत ज्यादती करके गई। जहां पर चीजों की कीमतें बढ़ानी थी और तयशुदा मामलात थे, वहां पर आप सब्सिडीज दे गए, कीमतें आपने कम कर दी और आपने खराबी पैदा की, जिसको फिर सही नहीं कर पाई आने वाली पीढ़ी नहीं कर सकती। ठीक। और अब दिलचस्प मामला जो मैं देखता हूँ कि लोग बैठ के वो ये चाह रहे हैं कि मौजूदा जो इस वक्त निगरान सेटअप है ये ऐसे इकदाम ले, चीजों को बेहतर करे। जो आपने बात की इलेक्शंस, अभी तो देखें माहौल बन ही नहीं रहा है ना। जब तक इलेक्शन स्केड्यूल नहीं आएगा तो इनके पास एक जवाब है कि हम इलेक्शन कैंपेन या अवाम के पास नहीं जा रहे। ये इस वक्त कोई जमात भी इस काबिल, आपको बताऊं, बड़ा ये एक मुश्किल इलेक्शन होगा पाकिस्तान का। जल्दी तो इनको है, ये कैंपेन किस तरह करेंगे, ये इस महंगाई में जलसों में लोग कैसे लेके आएंगे, बिल्कुल ठीक, उनको क्या जवाब देंगे, क्या कन्विंस करेंगे इक़्तिदार। बिल्कुल। मुझे एक ब्रेक का जी कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। लेकिन इस वक्त सूरत ये भी है जो शायद अनवारुल हक काकड़ साहब को नहीं पता कि पिछले, या पता है या उनको कोई बताता नहीं, कि पिछले 7 महीने में 45 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। और वो इसलिए नहीं गए कि उन्होंने पढ़ना है या उन्होंने कोई, वो इसलिए गए हैं क्योंकि यहाँ की जो इस वक्त इकनॉमिक सूरत हाल है वो इस हद तक बुरी होती जा रही है कि 45 लाख लोग चले गए हैं, और इससे बहुत बेतहाशा लोग उस प्रोसेस में हैं कि वो सिटीजनशिप लें। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नज़ीर लगारी साहब, ये जो मैं अभी ब्रेक पे जाने से पहले सर कह रहा था कि 7 महीने में 45 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा है। सियासी सूरत हाल को ज़रा आप साइड पे करते हैं, आपको नहीं लगता ये सिस्टम से डिनाइल है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या जिस तरह सिस्टम आम आदमी को ट्रीट कर रहा है, दे हैव फेस्ड इनफ, और वो कहते हैं नहीं, अगर ये सिस्टम ने हमें इस तरह ट्रीट करना है तो हम लोग कहीं और चले जाते हैं। नहीं, वो बहुत ज़्यादा आसानी से, बहुत ज़्यादा बेहतर हालात में नहीं छोड़ रहे हैं वतन। एब्सोल्युटली, बहुत ही बुरे हालात में वतन छोड़ रहे हैं। ये ऑप्शन उनके लिए बहुत तकलीफदेह है, बहुत ख़राब है और बहुत ही अजियतनाक है। यानी ये नहीं है कि वो ये ऑप्शन कह रहे हैं सिस्टम को, जी सिस्टम साहब अगर आप नहीं करते हैं हमारे साथ कुछ तो हम इस तरह करते हैं। मसला ये होता है कि दुनिया के अंदर जब सिस्टम इस तरह से लोगों के साथ तर्ज अमल करता है तो लोग रिटेलिएट करते हैं, लोग आमने सामने आ जाते हैं, लोग कहते हैं कि इनफ इज़ इनफ। ये मुल्क जो है, ये जोग्राफिया जो है, ये सरजमीन जो है, ये मेरी भी उतनी ही है जितनी सिस्टम की है, सिस्टम वालों की है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आपके सफ़ेद कपड़े और मेरे फटे हुए कपड़े हैं तो इसका कोई तालमेल नहीं होता है। अगर आपके घर में बत्तियां जल रही हैं और मेरे घर में अंधेरा है तो ये मुनासिब नहीं है। और अगर आपके बच्चे दूध और मक्खन खा रहे हैं और मेरे बच्चों को शाम का खाना नहीं मिल रहा है तो ये दम तवाज़ुन मुनासिब नहीं है। तो उसके लिए फिर लोग एक और तरीका अख्तियार करते हैं। वो तरीका अगर लोग अख्तियार नहीं कर रहे हैं और फरार का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं तो फरार का रास्ता जो है वो अल्टीमेटली उनको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। ठीक, अच्छा 52 लाख चले गए, इसका क्या मतलब लिया जाएगा? ये इसका मतलब ये लिया जाएगा कि जनाब यारी पाकिस्तान की आबादी में से 1% से भी कम लोग जो हैं
वो छोड़ रहे हैं, या 2% हो गए ये छोड़ रहे हैं। तो अगर इस तरह से लोग छोड़ रहे हैं, 1% लोग आपके छोड़ रहे हैं या 2% लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि जनाब पूरी आबादी चली गई है। पूरी आबादी अब भी यहाँ मौजूद है, मुश्किलात अब भी मौजूद हैं, तकलीफें अब भी मौजूद है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही बिल्कुल ठीक, अब भी मौजूद है, मुफलसी अब भी मौजूद है, दवाओं की नायाबी अब भी मौजूद है, बच्चों की ग़िज़ा अब भी नायाब है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो नहीं जा सकते, जो नहीं भाग सकते, जिनके पास भागने के वसाइल ही नहीं है, जो वो नहीं छोड़ सकते, वो क्या करें? वो क्या उनके लिए करें? वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल नाज़ी, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है वसीम बारी साहब ने, वेरी वेल रिनाउंड फेमस क्रिकेटर, हमारे कैप्टन रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। बहुत शुक्रिया वसीम बारी साहब, वेरी ग्रेट योर टाइम। सर, आज का मैच श्रीलंका वर्सेस इंडिया, परफॉर्मेंस, जो फास्ट बॉलर्स थे दे डिलीवर्ड, द स्पिनर्स डिडंट डिलीवर अनफॉर्चुनेटली। अभी मैं थोड़ी देर पहले इकबाल कासिम साहब से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं, सो वी नीड टू हैव सम रियल स्पिनर्स इन द टीम। ओवरऑल आपका क्या एनालिसिस है सर, अभी तक की जो इनिंग्स, अभी ब्रेक के बाद, वो बारिश की ब्रेक के बाद अभी तक मैच दोबारा शुरू नहीं हुआ? He always bowled within the wicket, and he's all the time trying to take wickets. So the bowlers did a wonderful job. The spinners couldn't deliver today because they had an off day. But I think a reasonable total, Pakistan has to see a reasonable total. Once the new ball will be over, it will going to be difficult to get the total. But they should believe in partnerships like Kishan and Pandey did. If you have two partnerships, you can easily score this run. ठीक, अच्छा सर, अब थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा इसको हम आगे अगर लेकर चलें, गोइंग फॉरवर्ड, अब 266 का 267 का सॉरी टारगेट है, क्या देख रहे हैं आप? रीच डुएबल है? पाकिस्तान विल डिलीवर, पाकिस्तान विल रीच द टारगेट? क्या आप इसको ओवरऑल किस तरह आपका एनालिसिस है इस पे? The Indian team did a good job. They were 4 out for 60 runs or 70 runs, and Pakistan should have actually got them out more cheaply. Instead, Pakistan allowed them to settle down and score 3 runs. Pakistan should start making 2 partnerships and taking signals as well. Rotation of the side. If they stay on the wicket, they are bound to get the run. And once the new ball is out, Pakistan has a good chance because Babar is in good form. So is Rizwan, so also is Iftikhar. So Pakistan should go into the match with the aim ठीक, to have 2 partnerships ठीक, and rotation of the strike. ओके, बिल्कुल सही है। वसीम बारी साहब, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल जी, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। अरसलान, थोड़ा के पास आता हूँ मैं इस चीज़ को लेकर, मैच तो अभी ब्रेक की वजह से रुका हुआ है, ओवरऑल आपको कैसी लगी है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो अभी तक उन्होंने दी है? फास्ट बॉलर्स की, जिस तरह मैं बता रहा था, फास्ट बॉलर्स डिलीवर्ड, और जो स्पिन बॉलर्स थे उन्होंने अभी तक उस तरह डिलीवर नहीं किया। दुआ है हमारी पाकिस्तान जीत जाए। रीचेबल है 267, पाकिस्तान विल इंशाल्लाह। मंसूर, अगर मुझे इफ यू अलाउ मी, तो पहले बात हो रही थी जी, वो तो करनी है जी। मैं फिर मैच पे भी आपको अपनी राय दे दूंगा। अभी मसला सर मंसूर ये नहीं है कि बहुत कम परसेंटेज है जिसकी तरफ इशारा किया कि 1 या 2% पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। मसला ये है कि ये हाईली स्किल्ड लोग हैं, इनमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एक्सीलेंट ब्रेन्स हैं, ये वही 2% जा रहे हैं। यानी कि जो बेस्ट पॉसिबल आपको मिलना था मल्टीनेशनल्स में, आगे पीछे जहां इन लोगों ने काम करने थे, वो लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, तो अब आपको सेकंड टियर मिलेगी, वो कहीं और सर्व करेंगे। तो ये इसलिए ज्यादा मायने रखते हैं और ये खुशी से नहीं जा रहे हैं। बेहतर जिंदगी, बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में जा रहे हैं। तब जो मैंने बात की कि निगरान वज़ीर आज़म ने जब ये बात की कि अगर जा रहे हैं तो क्या हुआ,
तो मेरा दिल दुखा, बहुत से लोगों का दिल दुखा कि भाई ये रियासत इज अनएबल टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज इवन, या वो एक्सेसिबल ही नहीं रह गई हैं कि जो एक बच्चा तालीम हासिल करता है, बड़ी अच्छी जिसकी एजुकेशन होती है, जो ब्राइट होता है, वो पाकिस्तान छोड़ने की सबसे पहले बात करता है, तो वो ब्रेन पाकिस्तान को सर्व नहीं करेगा। खुदारा इस बात को समझे, वो बेशक 1-2% है। अब आ जाते हैं एक सेकेंड अरसलान, मैं आपकी इस बात में एक चीज़ ऐड करूंगा। कुछ दिन पहले भी मैंने ये बात की थी, ब्रेन ड्रेन का आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही हो रहा है। किसी शख्स से बात हो रही थी, पता नहीं कहाँ से, हमारे तो मुल्क में मुझे यही नहीं समझ आती कहाँ से लोग आ गए हुए हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मीडियोकर्स को भी तो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना पाकिस्तान चलाने के लिए, सो लेट द मीडियोकर्स रन अ कंट्री। मैं कह यार इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इफ द पीपल लाइक यू थिंक कि पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, एक्सपर्ट्स जा रहे हैं, और आप ये एक्सपेक्ट करें और आप ये चाह रहे हैं कि मीडियोकर्स चलाएं इस मुल्क को। सो ये भी एक बदकिस्मत अलमिया है हमारे मुल्क का। लेकिन इस वक्त वो मैच से पहले मैं आपको बताऊं कि वो अब 226 टारगेट हो गया और 36 ओवर्स हो गए हैं बिकॉज ऑफ द रेन। जी अरसलान। मंसूर, ये जो जिस भी साहब ने आपसे ख्वाहिश का इजहार किया है, उनको जरा फैक्ट्स निकाल लेते हैं, मैं भी आप भी दोनों उनके साथ बैठ जाते हैं। इस मुल्क को मीडियोकर एवरेज ब्रेन ही चलाता है। अब जो हमारी असेंबलियां हैं, इसमें बैठे हुए लोगों की अगर सिर्फ डिग्रियां चेक कर लें, जो इतने ज्यादा मेंबर, आपको BA ही नजर आएगा, इससे ज्यादा नजर नहीं आएगा। ऑन द अदर हैंड MA BA वाला को बाहर भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो बाहर भी नहीं जा पा रहा है। जो हाईली एजुकेटेड है वही पाकिस्तान से जा रहा है। तो मीडियोकर ब्रेन बहुत है और वो चलाता आया है, इसी वजह से यहाँ तक पहुंचना, चलाता रहेगा। मैच के हवाले से मंसूर, वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान ने, मैं चूंकि यहाँ पे बताना चाहूंगा, मैं बहुत क्रिकेट लवर हूँ, बड़ा फॉलो करता हूँ, बॉल बाय बॉल फॉलो करता हूँ। तो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कहीं पे कैप्टनसी का इशू आया, मेरे ख्याल से जब 4 विकेटें गिरा दी थी पाकिस्तान टीम, तो उस वक्त पाकिस्तान डिफेंसिव होके स्पिन की तरफ चला गया बहुत लंबा अरसा, जहां पर 2 बैट्समैन ईशान किशन और हार्दिक को जो है वो सेटल होने का मौका मिला और ये टारगेट यहाँ तक चला गया। लेकिन परफॉर्मेंस, दे पुल्ड बैक वेरी वेल। उन्होंने वापस जब दोबारा अटैक किया, फास्ट बॉलिंग आई, विकेटें गिराई, तो फिर जो स्कोर हम देख रहे थे 300 प्लस एक्सपेक्टेड था, नजर आ रहा था, फिर उसको कर्टेल किया। मेथड बारिश, तो देखना ये होगा कि जब बॉलिंग सीम, ग्राउंड की क्या पोजीशन है, आउटफील्ड स्लो हो जाएगी, बॉल उतनी स्पीड से चौके तक जाएगा नहीं जाएगा, फिर अंडर द लाइट्स जो बॉलर है इंडिया के, उनको कितनी हेल्प मिलेगी, पाकिस्तान के स्पिनर्स को नहीं मिलेगी। ठीक, 2 स्पिनर्स के पास भी हैं, उनके भी 20 ओवर्स हैं, तो उनको ये एडवांटेज यहाँ पर थोड़ा सा मिल जाएगा कि ओवर्स भी कम हो जाएंगे और वो फास्ट बॉलिंग से थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन अगर पाकिस्तान थोड़ा सा प्रेशर हैंडल कर गया, रोक गया, ओके, लगारी ठीक हो गया। लगारी साहब, जरा आपकी तरफ में आता हूं सर। एक तो क्रिकेट पे अगर इफ यू वांट टू कमेंट प्लीज कमेंट कीजिएगा। दूसरी, ये जो महंगाई और ये सारी सूरत हाल है, इसका किसको इल्जाम दें? IMF को कहा जा रहा है जी, IMF को इल्जाम दे दें, वो इस वक्त उन्हीं पे इल्जाम देना चाहिए। और दूसरी, ये जो बेहिसी हम देख रहे हैं इस पूरे सिस्टम में, इसका एंड रिजल्ट क्या? आप, मैं, अरसलान, ये जो लोग हमें देखते सुनते हैं, वो क्या सोचे, क्या समझे, क्या इसका एंड होगा? अच्छा, पहली बात ये है कि IMF के पास आप गए थे या वो आपके पास आए थे कि हम आपके साथ डील करते हैं या आपके साथ बैठकर हम एग्रीमेंट करते हैं? तो IMF को हाई से नहीं कर रहा है। रॉबर्ट मैकनमारा से लेकर आज तक IMF ने आपके साथ क्या किया है, थर्ड वर्ल्ड के साथ क्या किया है, पसमानदा ममालिक के साथ क्या किया है? उसने आज तक किसी मुल्क को जो भी उनके पास गया है उसको कितना उठाया है? दुनिया में सिर्फ यूरोप को मार्शल प्लान ने उठाया था, उसके अलावा जितने कर्जे गए हैं, क्या कभी कर्जों ने भी मुल्क को उठाया है किसी मुल्क को? वहाँ अपनी स्किल होती है, अपनी विल होती है। जो कौमें आगे बढ़ती हैं उनकी अपनी विल होती है, उनकी अपनी लीडरशिप होती है। कोरिया कैसे गया, मलेशिया कैसे गया, सिंगापुर कैसे गया? और ये अच्छा, हमें ये कहा जाता था कि इन टाइगर्स को टाइगर महबूबुल हक ने बनाया, तो महबूबुल हक को तो हमने भी हायर किया था, हमारा भी वजीर खजाना बना था, उसने हमारे यहाँ गोल्ड क्यों नहीं खुलाए? मसला यह है कि आलमी सरमायादारी जिस मुल्क को चाहेगी वो आगे बढ़ेगा और जिस मुल्क को कंगाल करना चाहेगी उसके साथ यही कुछ होगा। वेरी राइट। जो पाकिस्तान
साथ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के साथ आलमी सरमादारी एक खिलवाड़ कर रही है और हम उस खिलवाड़ का निशाना बन रहे हैं। बिल्कुल सही। नज़ीर लगारी साहब बहुत शुक्रिया जी। अरसलान खालिद थैंक यू वेरी मच। इकबाल कासिम साहब ने हमें ज्वाइन किया था, वसीम बारी ने हमें ज्वाइन किया था। नाज़रीन इतना ही आज के लिए, और अल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।